हाँ जी, सीए इंटर अकाउंट्स का पेपर देने के बाद अब आप नेक्स्ट पेपर की तरफ जब जाएंगे, सीए इंटर लॉ के पेपर की तरफ, तो पहली चीज तो जब अकाउंट्स का पेपर आपका फिनिश हो जाए तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं करनी है आपको, अच्छा गया है बुरा गया है, क्या आंसर आया, कौन सा टैली हुआ है, कौन सा टैली नहीं हुआ है, पूरा फोकस होना चाहिए लॉ के ऊपर। जो अकाउंट्स हो गया उसे खत्म करिए। इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आपके लॉ में जितनी भी सारी चीजें पॉसिबल है, चाहे वो एग्जाम पैटर्न है, चाहे वो वेटेज है मार्क्स की या कुछ भी है, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। इसका वेटेज क्या है, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑन द बेसिस तो पास्ट ट्रेंड जो आपके पेपर में आएंगे, टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे आपको, और उसी के साथ साथ कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस किए जाएंगे। जो आप हाफ चैप्टर मतलब पूरे सिलेबस के आधे चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स कवर करके आप मोर देन 70 to 80% जो कवरेज है एग्जाम में वो पूछी जाती है। रिवीजन शेड्यूल क्या होगा आपका 1.5 डेज के अंदर, पेपर की प्रेजेंटेशन टिप्स क्या होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्या पैटर्न है क्या नहीं है। कोई भी रिवीजन आपका तब स्टार्ट होना चाहिए, पहली चीज आपको पता हो कि पेपर का पैटर्न क्या है, कौन से एग्जाम से, कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं, तो पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्ट वाइज वेटेज क्या है, क्योंकि हमारा जो पूरा पेपर है उसी नाम है सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पास्ट ट्रेंड्स में किस तरीके के पेपर के कितने कितने मार्क्स कौन से एक्ट से पूछे गए, ताकि आप रिवीजन के टाइम पे उतने इंपॉर्टेंस उसे दे सकें। नवंबर 2018 तक पेपर आता था पूरे 100 मार्क्स का, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, एमसीक्यू नहीं होते थे। तो नवंबर 2018 तक इतने इतने मार्क्स के, जैसे कंपनीज एक्ट आपका 72 और 71 के अप्रोक्स पूछा जाता था, एक नंबर दो या एक नंबर आगे पीछे कम हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 15-13, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 13-13, 10-8, 10-15, ये आपका पैटर्न रहता था पेपर का, जो अब हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। रीजन बिंग क्योंकि अब जो पेपर आ गए वो अब आपका 70-30 के रेशियो में आ गया, मतलब 70% डिस्क्रिप्टिव एंड 30% इज एमसीक्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि अब कौन सा एक्ट कितने इंपॉर्टेंस में आ गया है आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तरफ। तो हम मे 19 से बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट क्या होता है आपका, मार्क्स में देखे जाए तो कंपनीज एक्ट 52 मार्क्स का आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर, आउट ऑफ जिसमें आपको 70 का अटेम्प्ट करना है। हालांकि पेपर में 92 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें से 70 का आपको अटेम्प्ट करना होता है 91 के अप्रोक्स। जिसमें से अब हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितने का आएगा, तो 12 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्रोक्स आपको आपके पेपर में दिख जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 10 to 12 मार्क्स का आपको दिख जाएगा। जनरल क्लॉज एक्ट कभी 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 7 का भी आ सकता है, 1 और 2 मार्क्स आगे पीछे देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये भी 9 और 7 मार्क्स का आया है। कब, जब पेपर एमसीक्यू पैटर्न में बदल गया है। अब लेटेस्ट पेपर की बात कर ले तो नवंबर 20, जैन 21 और जुलाई 21, ये जो हमारे लास्ट 3 पेपर गए, इसमें क्या हुआ है, उसमें भी कंपनीज एक्ट बिल्कुल अपनी इंपॉर्टेंस के साथ खड़ा हुआ है, 52 मार्क्स के साथ। कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, रिवीजन में भी आपका सबसे पहले प्रायोरिटी पे यही होना चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अपनी इंपॉर्टेंस बनाए हुए है 12-12 मार्क्स में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी उसके पीछे नहीं, 10-10 मार्क्स का आ ही रहा है। ये पैटर्न आईसीआई भी नहीं बदलता। अभी तो ये भी पता चल जाएगा आपको कि कौन से क्वेश्चन नंबर का कौन सा पार्ट कौन से एक्ट से होगा। ये रिसर्च करके थोड़ी सी, और आईसीआई का पैटर्न है, इसे बदलता नहीं है, एक दो नंबर ऊपर पीछे वो कर सकता है, ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट जनरल क्लॉज 7-7 नंबर का आ रहा है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट 6-6 नंबर का आ रहा है। तो अगर आप पेपर में ये खाली 3 भी कवर करके चले जाए, दैट इज 52 + 12 + 10, तो ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 74 मार्क्स का आप 3 एक्ट से ही कवर कर सकते हैं। अगर आप इसे छोड़ भी दे तो इतनी इंपॉर्टेंस है इनकी, वो बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारा ऑन एन एवरेज जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो 52 मार्क्स का है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 10 to 12 मार्क्स का आएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी 10 to 12 मार्क्स का आएगा, और उसके बाद जनरल क्लॉज एक्ट 7 और 6 मार्क्स के आएंगे। अब ये तो हो गया ओवरऑल क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्या हम किसी पेपर में भी बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट कौन से एक्ट से आएगा, बी पार्ट, सेकंड का डी पार्ट, ताकि पेपर आपको सरप्राइज ना करे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए अपने पेपर का सीक्वेंस। ये सीक्वेंस इंस्टीट्यूट मेंटेन करके रखेगा, ब्रेक नहीं करेगा। बहुत ही रेयर केस होगा जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन आगे पीछे करेगा, अदरवाइज यही सीक्वेंस मिलेगा आपको एग्जाम में। एग्जाम के पेपर के बाद मैं डिस्कस करूंगा कि ये सीक्वेंस इंस्टीट्यूट ने इस बार फॉलो किया या नहीं किया। पहले क्वेश्चन का ए पार्ट कंपनीज एक्ट से आएगा, दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट भी कंपनीज एक्ट से आएगा, तीसरे क्वेश्चन का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा, और जो चौथा पार्ट है वो डी पार्ट वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से आएगा। और ये इंस्टीट्यूट फॉलो करेगा पक्का पक्का। कितने मार्क्स का आएगा, कंपनीज एक्ट 6 नंबर का पहले क्वेश्चन का ए पार्ट, फिर दोबारा से 6 नंबर का बी पार्ट, फिर 4 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसमें एक मेजर देखने वाली चीज है, आगे मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसमें आपको एक चीज दिखेगी जो येलो से हाईलाइटेड है,
ये कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है, मतलब कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट और बी पार्ट जो कि कंपलसरी में होता है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रखा जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल एक्ट को तो छोड़ के ही नहीं जा सकते। एक बार को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और जनरल क्लॉज एक्ट में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, चल जाएगा, लेकिन क्योंकि कंपलसरी का पार्ट है, 7 नंबर आएंगे ही आएंगे, तो ये बिल्कुल भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। आगे हर क्वेश्चन का फर्स्ट और बी, ए एंड बी पार्ट, वो हमेशा किससे होगा? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट। फोर्थ का ए और बी पार्ट कंपनीज एक्ट, फिफ्थ का ए और बी पार्ट कंपनीज एक्ट। सारे क्वेश्चन के ए और बी पार्ट कहां से आएंगे? कंपनीज एक्ट से आएंगे। तो कंपनीज एक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एमसीक्यू में तो वो कितना पूछे वो उनके ऊपर है, लेकिन हर क्वेश्चन का आधा हिस्सा, मतलब पूरे पेपर को अगर आप हाफ डिवाइड कर दो तो कंपनीज एक्ट से आता है। इसीलिए जो इसकी वेटेज है 52 है, 100 में से अप्रोक्स 52 मार्क्स का आपका पेपर कंपनीज एक्ट से आता है। और ये डिस्क्रिप्टिव में से तो आपका देख लीजिए 52 बन नहीं रहा है यहाँ से, कि मतलब 70 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें से 52 मार्क्स कहाँ से करने पड़ेंगे? आपको कंपनीज एक्ट से करने पड़ेंगे। तो पहली चीज, कंपनीज एक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसमें कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से चैप्टर हम करके चले जाए, कौन से छोड़ सकते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो सी पार्ट होगा वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होगा, और डी पार्ट जो होगा वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से होगा। फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल। तो फर्स्ट और बी पार्ट जो आपके टोटल क्वेश्चन है यहाँ से 6 और 6 12 और 4 16 19, प्लस के हर क्वेश्चन 17 मार्क्स का है, तो 19 प्लस 17, ठीक है। ये 32 मार्क्स का आपका जो पेपर होगा स्टार्टिंग में ही। इसमें ना तो आपको जनरल क्लॉज एक्ट आया, ना ही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आया, और जनरली यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। रेयर केस में अगर उन्होंने चेंज कर दिया तो अलग बात है, अदरवाइज स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन होंगे आपके वो इसी पैटर्न से फॉलो किए जाएंगे। कितने मार्क्स का हो गया था ये? 6 6 12 और 4 16 और 3 19 का ये, और 17 का ये, तो ऑलमोस्ट आपके 36 मार्क्स का जो पेपर है वो यहीं से पूछा जाएगा। आपके कंपनीज एक्ट प्लस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट के 2, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल, 3 टॉपिक्स को मिला के। फिर थर्ड में भी यही फॉलो किया गया, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ये तो आना ही आना है, हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग के 2 पार्ट कंपनीज एक्ट से आएंगे ही आएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सी पार्ट में आएगा, और फिर यहाँ पर इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है यहाँ पर जनरल क्लॉज भी आए, लेकिन यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इसका मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फिर से आ गया, फिर से दोबारा से कंपनीज एक्ट आ गया, और इस बार जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन एक्ट दोनों क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए। तो इनकेस आपको दोनों एक्ट नहीं आते तो आप पूरे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, जिसमें फिर से कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इनकेस आप इंटरप्रिटेशन एक्ट और जनरल क्लॉज एक्ट छोड़ के भी जाते हैं तो मैक्सिमम आपका क्वेश्चन कितना छूटेगा? एक क्वेश्चन का एक पार्ट आपका पक्का पक्का छूट जाएगा। हालांकि छोड़ के नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनकेस आपको याद नहीं हो पा रहा है, लैंग्वेज डिफिकल्ट है, तो आप इसे छोड़ के जाएंगे तो डिस्क्रिप्टिव में से आपका 4 से 7 नंबर का पेपर ऐसा होगा जो छूट जाएगा। अदरवाइज पूरा पेपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिलेगा। तो या आपकी बात है, इसी तरीके पेपर में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे जुलाई का लेटेस्ट पेपर है, जुलाई का जो लेटेस्ट पेपर है इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया और कौन से एक्ट से आया। पहला क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट 2013, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। क्या हमारे पेपर पैटर्न में भी ये कंपनीज एक्ट में 6 मार्क्स का ही है? चेक कर लेते हैं, ये 6 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का है, देखिए। तो हमने यहाँ किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में गए, ये भी आपका कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, जिसे 2 पार्ट में पूछा गया है, 3 और 3 दोनों कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन है, और कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। फिर हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल आएगा, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ही आया है? आंसर इज यस, 4 मार्क्स का। क्या नेक्स्ट नेगोशिएबल से है? आंसर इज यस, ये भी नेगोशिएबल से। और इसका यही पेपर नहीं, आप पिछले पेपर उठा के देखिए, यही पैटर्न है। फिर सेकंड क्वेश्चन में जाओगे, फिर से कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये भी कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। ये कंपनीज एक्ट के 2 पार्ट हो गए। फिर सी पॉइंट में क्या आया आपका? फिर से देखिए, सी पार्ट में आया आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका नेगोशिएबल। तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में ना तो जनरल क्लॉज एक्ट आएगा, ना इंटरप्रिटेशन आएगा। जनरली ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। आगे फिर से 2 क्वेश्चन कंपनीज एक्ट, ये पेपर पैटर्न आपका जैसे मैंने डिस्कस किया था, ये एज इट इज चलता रहेगा। तो ये तो पैटर्न पता होना चाहिए कि आपका पेपर जो पेपर देने जा रहे हो पैटर्न क्या है उस पेपर का। तो ये तो हमने देख लिया, 2 चीजें हमने देख ली है। एक्ट वाइज जो हमारा वेटेज है कितने मार्क्स का है, 52 मार्क्स का कौन सा है, 12 का कौन सा है, 10 का कौन सा है, 7 का कौन सा है, 4 का कौन सा है, ये हमने देख लिया। अब आगे नेक्स्ट पे पेपर पैटर्न जो सीक्वेंस है वो भी हमने देख लिया है। हर क्वेश्चन का ए और बी पार्ट जो है वो कंपनीज एक्ट से होगा, मेजर पार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल से होगा, रिमेनिंग का बाकी जो है उसमें कभी जनरल क्लॉज डाल देंगे या कभी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट डाल देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टॉप 15 टॉपिक्स ऐसे कौन से हैं आपके जो आप करके जाएं। मतलब पढ़ के तो पूरा पूरा जाना है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आते हैं और लिखने में प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो हॉट क्वेश्चन होते हैं मेरे हिसाब से, जो आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जानी चाहिए, वो देखिए।
पहले आपको जो करना चाहिए वो है प्रोस्पेक्टस। पूरा का पूरा टॉपिक प्रोस्पेक्टस का, कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है, कितने टाइप के और कैसे इशू किया जाता है, और प्रोस्पेक्टस में अगर कोई मिस स्टेटमेंट मिल गई है तो कौन से पर्सन रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे और उनके लिए क्या डायरेक्शन, क्या पनिशमेंट प्रोविजंस है। नेक्स्ट जो है ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आपका चैप्टर ही है अकाउंट्स ऑफ कंपनी, अकाउंट ऑफ कंपनी का जो चैप्टर है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन जो उसकी ऑथेंटिकेशन, इसका क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। ये रिसेंट आरटीपी एमटीपी को देख के बनाया गया है। नेक्स्ट आपका ऑडिटर से रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर देखने को मिलेगा आपको, चाहे उसकी एलिजिबिलिटी है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन है, चाहे उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है। अब वो ऑडिटर कोई भी हो सकता है, स्टेट्यूटरी ऑडिटर भी हो सकता है, सब्सीक्वेंट ऑडिटर भी हो सकता है, और फर्स्ट ऑडिटर भी हो सकता है। कोई भी ऑडिटर के लिए ये चीजें पूछी जा सकती हैं आपको। उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ गया आपका डॉक्ट्राइन। ये डॉक्ट्राइन आपने फाउंडेशन में भी पढ़े होंगे। इन डॉक्ट्राइन में से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। आइदर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायर्स और कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये सारे आपको पता होने चाहिए डॉक्ट्राइन्स के। ऑल्टरेशन इन एमओए, एमओए को ऑल्टर करने की क्या प्रोविजन है। दो मेजर चीजें होती हैं ऑल्टरेशन करने की। एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सबसे ज्यादा मैटर इसी में होता है लिखने का कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को अगर आपको ऑल्टर करना है तो कौन कौन से फॉलो करने हैं। और नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर आपको अमेंडमेंट करनी है तो ये बहुत ज्यादा मेजर होते हैं। नेम क्लॉज भी आ सकता है इसके अंदर, कैपिटल क्लॉज भी आ सकता है, लेकिन मेजर जो ज्यादा लिखने का डाटा है वो इसके अंदर है। और जो आरटीपीज वगैरह में ज्यादा देखा गया है वो रजिस्टर्ड ऑफिस का आ गया है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्टेट जाना है तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। एक ये क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पास कराने में मदद करते हैं। बोनस इशू क्या होता है, किस में से इशू करते हैं, कब इशू करते हैं, किस रेशियो में इशू करते हैं, तो इसका क्वेश्चन आता है बड़ा आसान। बायबैक के भी सोर्सेज वगैरह आपको पता होने चाहिए। ये ऐसे टॉपिक्स है जिसे आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, आपको एग्जाम में पक्का पक्का दिखेंगे इनमें से कोई ना कोई टॉपिक्स। पहला हमने देखा प्रोस्पेक्टस, दूसरा देखा ऑथेंटिकेशन, तीसरा ऑडिटर से रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए आपको। 4 पॉइंट डॉक्ट्राइन, ये फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, वही नोट्स उठा लेना, वही प्रोविजन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऑल्टरेशन इन एमओए में रजिस्टर्ड ऑफिस और ऑब्जेक्ट क्लॉज मेन है, बाकी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। बोनस इशू, बायबैक हमेशा दिखेगा आपको, सोर्सेज आरटीपी वगैरह क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसे भी आप छोड़ के ना जाए। फिर आ गया आपका मैनेजमेंट, सबसे आसान, सबसे इजी चैप्टर, मीटिंग्स वाला। सबसे इजी चैप्टर के आसान पॉइंट जहां से क्वेश्चन आते हैं। नोटिस, कितने लेंथ की नोटिस होती है, क्या शॉर्टर नोटिस चल सकता है, वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट हो सकती है, क्या प्रॉक्सी कब अपॉइंट करनी है, कैसे अपॉइंट करनी है, क्या टाइम लिमिट है, और क्या इंस्पेक्शन की है 48 आवर्स वाले प्रोविजन, वो आपको देखने हैं। मिनट्स क्या होते हैं, मीटिंग के मिनट्स के साथ साथ एजेंडा आपको पता होना चाहिए। एजेंडा का मतलब क्या होता है, जो कंपनी स्टार्ट होने से पहले जब आप टॉपिक्स देते हो अपने मेंबर्स को नोटिस के अंदर लिख के कि इन इन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज एजेंडा। एंड जिन जिन टॉपिक्स पे जो आपने एजेंडा भेजा था उस पर कंक्लूजन क्या आया, क्या रिजोल्यूशन पास हुआ, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हुआ, स्पेशल हुआ, वो मिनट्स में आपको कंक्लूजन बताने होते हैं। ये आपको टॉपिक जरूर देख के जाना है। प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट को प्राइवेट प्लेसमेंट हमेशा पूछते हैं। 11 डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, अपने मेंबर से डिपॉजिट लेने के। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी अमाउंट स्पेंड करनी है, क्या प्रोविजन है इसके। चार्ज का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट क्या करता है कि पूछता होगा पक्का पक्का, और डिस्क्रिप्टिव में तो आता ही आता है। तो चार्ज होता क्या है, कैसे इसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कैसे इसमें अमेंडमेंट कराते हैं, प्लस अगर आपने चार्ज को ड्यूली रजिस्टर नहीं कराया तो उसके कॉन्ट्रावेंशन या डिफॉल्ट के क्या प्रोविजन है आपको पता होने चाहिए। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ये भी आपका फाउंडेशन का टॉपिक है, लेकिन इंटर में पूछा जाता है कि होल्डिंग कंपनी कब बनेगी, सब्सिडरी कंपनी बनेगी, क्या कंट्रोल होता है, क्या शेयर कैपिटल वगैरह होता है। और ये भी एक फाउंडेशन का टॉपिक है। ओपीसी प्लस नॉमिनी, नॉमिनी की प्रोविजन, नॉमिनी की विड्रॉल कब कराएगा वो, क्या वो अगर रेजिडेंशियल स्टेटस का 182 डेज या 60 डेज वाला प्रोविजन अगर उसे मेंटेन कर ले तो तब भी उसे नॉमिनी को विड्रॉ कराने की जरूरत है। फाउंडेशन में भी पूछा जाता है और इंटर में भी पॉसिबिलिटी है, तो अगर आप देख के चले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये ऐसे टॉप 15 टॉपिक्स हैं जिन्हें आप करते चले जाएंगे तो कुछ न कुछ मार्क्स आपको पक्का पक्का क्वेश्चन में दिख जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में और डायरेक्ट क्वेश्चन में दिख जाएंगे आपको। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस कर लिया है जो कि था हमारा टॉप 15 टॉपिक्स, जिसे आप करने सब कुछ है। इन टॉपिक्स को बस आप क्या करेंगे कि इन टॉपिक्स के आंसर्स को लिख के देखने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे कि अगर हम एग्जाम में लिखेंगे तो क्या मैटर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या सेक्शन लिखने जरूरी होते हैं, क्या होते हैं, तो प्रेजेंटेशन टिप्स में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉप 15। अब आगे ऐसे चैप्टर्स, तो 8 ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आप पढ़ के चले जाएं और बाकी के बच भी जाएं, खाली ऊपर ऊपर से रीडिंग भी कर लो तब भी चल जाएगा। तो वो कौन से 8 ऐसे चैप्टर्स है, तो पॉइंट नंबर 4 में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से।
कंपनीज के आप ये 5 चैप्टर करके चले जाइए, कंपनीज में मेजोरिटी ऑफ पेपर आपको यहीं से दिख जाएगा, छोड़ना एक भी चैप्टर नहीं है, ये इन डिटेल पढ़ना है आपको और एक भी प्रोविजन नहीं छोड़ने, इसके लिए डिटेल वाला चैप्टर्स है। तो पहला इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, क्या होते हैं कैसे करना होता है। अकाउंट्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, कितना भी लेंदी लगे आपको, कितना भी बोरिंग लगे, अकाउंट्स ऑफ कंपनी में से पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ टॉपिक्स मैंने ऊपर लिख ही दिए हैं आपके की मीटिंग वाले पॉइंट्स है, और भी इसके टॉपिक्स है वो आपको करके जाने हैं। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर से क्वेश्चन पक्का आएगा, हमेशा आएगा। और चार्ज वाला चैप्टर, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते, आप करके जरूर जाएंगे, इन डिटेल करके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए कंपनीज एक्ट के। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन एक्ट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हैं, लेकिन ये एक्ट अपने अपने इतने छोटे हैं कि आप इसमें से कोई भी पॉइंट ना छोड़ के जाए। इतने छोटे एक्ट में छोड़ोगे ही क्या। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है, कोई भी टॉपिक है इसका, एजेंट है या अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, एजेंट की क्या होती है, सब एजेंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या होता है, कौन लायबल होता है सब एजेंट के केस में, सब्स्टिट्यूट एजेंट के केस में, ये सारी चीजें बड़ी सिंपल सिंपल है। प्लेज में डिफरेंस क्या होता है, एक एक पॉइंट आप सारे क्वेश्चन स्टडी मैट से देखे जाएंगे और पूरा स्टडी मैट पढ़ के जाएंगे। ये आपके पास नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए होने चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी आप पक्का पक्का देख के जाएंगे। जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक्ट को अगर आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि इसको एज इट इज वर्ड्स में याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो इनके लिए मेरे एक सजेशन है कि आप इनके बस स्टडी मैट के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आपके पास टाइम है, स्टडी मैट के क्वेश्चंस को आप पढ़ के चले जाइए। इतने में आपको एक ना एक क्वेश्चन दिख जाएगा। अब आना ही एक दो क्वेश्चन है तो इसके लिए क्या क्या पढ़ेंगे, तो स्टडी मैट के क्वेश्चन या रिसेंट एक आरटीपी के क्वेश्चन, एक या दो आरटीपी के अगर आप करके चले गए तो इतना आपका इनफ है, याद करोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ये आप आगे कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसी सीक्वेंस में रखे, कौन सा कब पढ़ना ये बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया प्रेजेंटेशन टिप्स की। लॉ के पेपर में होता क्या है, मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके डिडक्ट होते हैं किस चीज की गलती की वजह से, प्रेजेंटेशन टिप्स की गलती की वजह से। फाउंडेशन में आपको वैसे तो पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रेजेंटेशन टिप्स होती है, नहीं पता तो इंटर में एक चीज जरूर फॉलो करनी है। क्या है प्रेजेंटेशन टिप्स, देखिए। स्टेप फर्स्ट, आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोविजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड योर आंसर इन 3 पार्ट्स। डिवाइड आंसर इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है आंसर को। पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिख के आने हैं, इंस्टीट्यूट काट देता है, नंबर वैसे ही नहीं देता हुआ। तो पहले पार्ट में, पार्ट ए में आप क्या लिखेंगे, पार्ट ए आपका डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे और कितने मार्क्स कट जाएंगे आपके। ये पार्ट ए डिसाइड करेगा आपका। पार्ट ए में क्या लिखोगे आप, पार्ट ए में आप लिखोगे प्रोविजन। प्रोविजंस में क्या लिखना है, क्या सेक्शन लिखने इंपॉर्टेंट होते हैं, आंसर इज यस, इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए जो याद करते हैं, जो याद नहीं करते उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। सिंपल सा आंसर ये है। कुछ लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट होते, कुछ कहते हैं इंपॉर्टेंट। जो याद करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लिखो। जो याद नहीं करते तो चाहे इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप वैसे भी याद नहीं करे तो उससे कोई रेलेवेंस नहीं है। प्रोविजंस में क्या लिखे आप उस प्रोविजन से रिलेटेड कंप्लीट, ऐसा नहीं इस क्वेश्चन में कौन सा है, कंप्लीट प्रोविजन आपको समझाने हैं। इसी प्रोविजन पे आपका 80% ऑफ द क्वेश्चन डिपेंड होता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। जैसे इंस्टीट्यूट के जो भी सजेस्टेड आंसर आते हैं उसमें भर भर के प्रोविजंस लिखते हैं, तो क्या हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम भर भर के प्रोविजन लिख दें, आंसर इज यस। अगर आप एक स्टैंडर्ड स्पीड मेंटेन करके चलेंगे, और क्योंकि एमसीक्यू पेपर हो गया है तो अब आपके टाइम वाली इशू खत्म हो गया है। पार्ट बी में क्या लिखेंगे, पार्ट बी में हम इसकी लेंथ, आप कोशिश करेंगे इसकी लेंथ जो है वो मैक्सिमम रखें, प्रोविजन वाले पार्ट की जो लेंथ है वो मैक्सिमम रखें। अब पार्ट बी में क्या होता है, इन द गिवन केस समझाया जाता है कि इन द गिवन केस क्वेश्चन में कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल है। आपने जो सारे प्रोविजन बताए हैं ऊपर वाले प्रोविजन में कौन सा एप्लीकेबल है, इसके लिए आप 2 to 3 लाइंस से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। 1 2 3 इन द गिवन के शॉर्ट में समझाना है। पूरे क्वेश्चन को दोबारा से मैं छापने लग रहा हूँ, उसके कोई मार्क्स नहीं है। 2 से 3 मैक्सिमम लाइंस में आपको समझाना है कि इस क्वेश्चन में ये चीज हुई थी। और पार्ट सी पहले ही अपना कंक्लूजन ना दे दें, उससे आपका आंसर वैसे ही आधा चेक नहीं होगा। पार्ट सी में आप क्या करेंगे, कंक्लूजन देंगे कि अप्लाइंग द अबव प्रोविजन एंड इन द गिवन केस, कंक्लूजन क्या है आपका, कौन लायबल है कौन लायबल नहीं है, ये सारी चीजें इन 3 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर देंगे अपने आंसर को तो ही लॉ में मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज आप पहले ही कंक्लूजन दे दो। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एनालाइज द अबव स्टेटमेंट एंड करेक्ट, जो करेक्ट इनकरेक्ट बताना है तो आप ऊपर ही लिख देंगे कि करेक्ट है इनकरेक्ट है। लेकिन जनरली अगर केस स्टडी है तो आप पहले प्रोविजन लिखेंगे, पूरा प्रोविजन, उसके बाद इन द गिवन केस क्या हो रहा है और उसके बाद कंक्लूजन क्या है। आपको इन 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे। फिर आता है आपका स्टेप 2। ये स्टेप फर्स्ट था आपका। नेक्स्ट स्टेप 2,
जिन भी बच्चों के ज्यादा नंबर आते हैं वो एक अच्छा काम करके आते हैं, वो अंडरलाइन करके आते हैं कीवर्ड्स को। अंडरलाइन द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपने जो भी लिखे हैं साथ के साथ अंडरलाइन कर दोगे और भी अच्छी बात है। बाद में अंडरलाइन का मतलब नहीं होता सारे सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करने का मतलब ये होता है कि जो कीवर्ड्स हैं उसके तो रिवीजन से रिलेटेड वो ही अंडरलाइन करने हैं। इनकेस आपको हैबिट नहीं है तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है जो भी आप प्रोविजन से रिलेटेड जिस पे आप चाहते हैं कि एग्जामिनर का ध्यान जाए उस पॉइंट को आप अंडरलाइन जरूर करके आए। पूरे पूरे क्वेश्चन को नहीं, सिर्फ प्रोविजन वाले पार्ट के आना होता है, ठीक है। अगर हम सेक्शन ना लिखें तो क्या होगा? अगर आप सेक्शन ना लिखें तो क्या होगा? तो बस आपको एक्ट पता होना चाहिए। लेट से मैंने कहा कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन आ गया तो एज पर द, अगर नहीं पता है सेक्शन तब की बात की जा रही है, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आप कंपनी एक्ट का नाम भी बताएंगे, ईयर भी बताएंगे और वहां पर वर्ड लिख देंगे रेलेवेंट प्रोविजन। जो रेलेवेंट प्रोविजन कंपनीज एक्ट में इस केस से रिलेटेड है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी लिख सकते हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक्ट, ये आप लिख के आ सकते हो ईयर के साथ। उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। सेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, सेक्शन याद होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप 4, जो भी आप प्रोविजंस लिख रहे हैं उसको भी पैराग्राफ में ना लिखें, अपने आंसर को पॉइंट्स और बुलेट्स में डिवाइड कर दें। ये चार अगर आप प्रेजेंटेशन स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स जो डिडक्ट करता है इंस्टीट्यूट, जिसके लिए जाना जाता है कि हम मार्क्स काटते हैं, वो लॉ में बहुत ज्यादा काटते हैं, इनसे आप अपनी जो डिडक्शन है उसे कम करा सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, डिवाइड योर आंसर इन 3 पार्ट्स, पार्ट ए प्रोविजन, पार्ट बी इन द गिवन केस, पार्ट सी कंक्लूजन। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करो, अंडरलाइन जरूर करो कीवर्ड्स को। स्टेप नंबर 3, रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट लिख दोगे अगर सेक्शन याद नहीं है तो। 4 में आप पॉइंट्स में अपना आंसर बांट दोगे कि बुलेट्स में, सब बुलेट्स में, जैसे मैंने आपको लिखवाया है इस तरीके से आप, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी है। ये तो रही बात आपके पेपर पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। अब जब आप आ जाएंगे अकाउंट्स का पेपर देने के बाद तो आप 1.5 डेज में किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें? ये 1.5 डेज में क्या फॉलो करें? अगर मान लीजिए आप, आपका एग्जाम जो है 2 से 5 का और आप मैक्सिमम 6 से 6:30 बजे घर आ गए हैं और आप 7 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर दे तो आपकी क्या पैटर्न होना चाहिए? पहले भी कर सकते हो आप इसको। 7 बजे से लेके पहली सिटिंग आप करेंगे 7 to 11। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, एज पर योर कंफर्ट। आप मॉर्निंग में पढ़ने वाले डे पर्सन है, आप नाइट पर्सन है, वो आप देख लीजिए। उसके हिसाब से आप सबसे पहले उठाइए कंपनीज एक्ट। होता क्या है, पहले हम छोटे टॉपिक्स उठाया करते थे लेकिन अब क्या हो गया है, कंपनीज एक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट करो कंपनीज एक्ट से। 7 से 11 बजे तक आपसे जितना पढ़ा जा सके, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना अपने नोट से पढ़े, ध्यान रखें किसी की बुक से ना पढ़े, स्टडी मैट पूरा पूरा ना लेके बैठ जाए। जो आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जो भी आपको मिले हैं, वो ओन नोट्स, अपने अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स पढ़े, वो एग्जाम में याद होंगे। क्या सारे नोट्स हम लिख लिख के भी देखें? आंसर इज नो। जस्ट अ रैंडम रीडिंग आप करके चले, उससे आपको एग्जाम में बाप में याद आ जाएगा। होगा क्या, आप जब ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे तो कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, अगले चैप्टर पे गए तो ऐसा लगेगा कि पुराना वाला जो एक्ट है वो भूल गए हम, पुराना वाले प्रोविजंस तो भूल गए। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखने बैठेंगे वो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप भूल गए हैं तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एबनॉर्मल सिचुएशन है, तो ऐसा ना करें। फिर जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो मॉर्निंग में जो भी आपका शेड्यूल होगा, मैं 6 बजे से लिख रहा हूँ यहाँ पे, 6 बजे से लेके एक और सिटिंग करेंगे आप, और वो 12 बजे तक की होगी, बीच में ब्रेक वगैरह वो आप देख लेंगे। उसमें भी आप क्या पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट। अब हम कंपनीज एक्ट ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमने पेपर पैटर्न देख लिया है। हर पेपर, हर क्वेश्चन का आधा हिस्सा कंपनीज एक्ट से है, तो कंपनीज एक्ट लेंदी भी है। आप इसे 12 बजे तक इस कंपनीज एक्ट को फिनिश कर देंगे और जब कंपनीज एक्ट पढ़ रहे होंगे तो आप इन चैप्टर्स को पहले सीक्वेंस में पढ़ेंगे और इन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं खाली यही पढ़ के चले जाएंगे, क्या पूरा पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे लिखने की आर्ट आपको आनी चाहिए, क्या प्रोविजन कहाँ लिखने हैं, तो ये एक बार अलग से ध्यान में देने हैं कंपनीज एक्ट पढ़ते समय। फिर आ गए हैं थर्ड पॉइंट पे। नेक्स्ट जो आपका प्रोविजन है, आप 1 बजे से शुरू करें 1 PM टू 3 PM, या 1 to 4 कर लीजिए आप इसको। आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे एटलीस्ट, किसको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। अगर आपने पहले से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये आपका काम 2 घंटे में भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, तो आपको सारे एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। आपने अगर ऑलरेडी
ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं कि हाँ हम जब ये नोट्स बनाएंगे रिवीजन के टाइम पे तो ये काम आ जाएगा। जैसे एजेंसी है तो एजेंसी के अगर आपने आंसर वाले नोट्स बनाए हुए हैं कि हाँ ये सेक्शन है एजेंसी का, इसमें ये आंसर होना चाहिए, इन द केस क्या लिखते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, रेटिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल, अगर ये नोट्स बनाए हुए हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन 2 से 2.5 घंटे में बहुत अच्छी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नोट्स नहीं है, किसी बुक से पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी, 4 घंटे में भी नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करें ध्यान रखें 1 या 2 या 3 क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना आपको। चाहे आपका मन कर रहा है कि एसएम की क्वेश्चन छोड़ दूं, आरटीपी के क्वेश्चन छोड़ दूं, तो ऑलरेडी आपने क्वेश्चन कर रखे होंगे, ऐसे आपके पास नोट्स होंगे जहां पे आपने अपने हाथ से क्वेश्चन लिखे होंगे, तो वो वाले पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नहीं बनाए तो बड़ी परेशानी वाली बात है। नेक्स्ट, ये मैंने मैक्सिमम लिखा है आपका ब्रेक वगैरह कंसिडर करके। उसके बाद आप नेक्स्ट सिटिंग लेंगे 4:30 PM टू 7 PM। इसमें आपको लेना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर आपको पूरे 2 घंटे देने हैं दोनों के लिए, जनरल क्लॉज एक्ट के लिए भी प्लस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, दोनों एक्ट्स के लिए आपको 2 घंटे में जस्ट एक रीडिंग देनी है। किसको? आपके स्टडी मैट के जितने भी आंसर्स हैं उसको पढ़ के चले जाइए, क्योंकि दोनों से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो स्टडी मैट क्वेश्चंस पढ़ के चले जाइए, बात खत्म। कि लॉ को ही इंटरप्रेट करने के तरीके बताए जाते हैं, तो इसी में आपको बताना है। जैसे सर्विस बाय वे ऑफ पोस्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एसएम के सारे क्वेश्चंस पढ़ के चले जाइए, आपको एक नया क्वेश्चन पक्का पक्का दिख जाएगा। अब इसमें टाइम क्या रखें हम दोनों एक्स के लिए, तो आप 2 घंटे देने हैं, तो 7 बजे से लेके 9 बजे तक आप इसे खत्म कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, ये तो किस डे की स्ट्रेटजी है, ये तो एग्जाम डे वाली बात है कि एग्जाम डे और नेक्स्ट डे ये करना है। अभी हमने क्या पढ़ा, पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ लिया है यहाँ से यहाँ तक। कुछ टॉपिक ऐसा नहीं पूरा खत्म हो गया होगा, नहीं, कुछ टॉपिक रह गए होंगे, और कुछ रह भी जाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी खत्म हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, और ये सब हमने कर लिया है, और अभी रात के 9 बज गए हैं। आपके पास फिर से थोड़ा सा टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ाई की है उसका एक कंक्लूजन बता सकते हो कि मैंने ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, और उनको रिवाइज कर सकते हो। टॉपिक्स टू बी रिवाइज, रिवाइज करते टाइम आपको प्रॉब्लम आई होगी, उन प्रॉब्लमेटिक एरियाज को मार्क कर लीजिए और उसे दोबारा पढ़ लीजिए, वो आपको एग्जाम में एज इट इज याद आ जाएगा। अभी याद नहीं भी हो रहा है तब भी वो आपको याद आ जाएगा। फिर आप जब इसे पूरी रात को रिवाइज कर लेंगे 9 बजे से 12-11 जो भी आपका रिलेवेंट टाइम है जिसमें आप पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, ये एग्जाम डे की बात की जा रही है। लॉ एग्जाम डे, जिस दिन लॉ का एग्जाम होगा उस दिन क्या करेंगे, तो जिस दिन लॉ का एग्जाम होगा उस दिन आप क्या करेंगे, पहली चीज मॉर्निंग में उठिए और कंपनीज एक्ट पढ़िए दोबारा से। जो टॉपिक्स मैंने बताए इनको दोबारा से एक बार गो थ्रू करिए। दूसरा, जब आप पढ़ते हैं तो आपको खुद भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं कि या एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपने पेपर एनालाइज किया होगा तो जो खुद से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो और भी ज्यादा है, वो देख के जाने पक्का पक्का। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करिए प्लस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को रिवाइज करिए। आपने अगर ये तीनों भी एग्जाम डे रिवाइज कर लिए हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। टाइम बच जाए तो जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक्ट को रिवाइज करें। टॉपिक कोई भी ना छोड़े, चैप्टर कोई भी ना छोड़े, रिवाइज जरूर करें। एमसीक्यू आता है क्योंकि पूरे एमसीक्यू 30 मार्क्स के होते हैं, और उसमें ध्यान रहे कंप्लीट जितने भी एमसीक्यूज हैं सबको अटेम्प्ट करना है, ऑल, छोड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है हमारे ध्यान में रहता है कि नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि फाउंडेशन में आपने इकोनॉमिक्स वगैरह और मैथ वगैरह के पेपर दिए तो ध्यान में रहता है कि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितने भी एमसीक्यूज हैं आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। इनकेस आप ध्यान करिए कि जैसे मान लीजिए आप कंप्लीट एक्ट पढ़ रहे थे और कोई चैप्टर याद नहीं हुआ आपको या कोई क्वेश्चन याद नहीं हुआ, लेकिन उसका एमसीक्यू आ गया, तो आपने पढ़ा होगा तो आपके माइंड में होगा कि हाँ इसका ये आंसर होना चाहिए था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम डे की इतनी प्रिपरेशन बहुत है। लॉ में सबको लगता है मुश्किल है, ये हर एक बच्चे को लगता है, लेकिन जब आप स्ट्रेटेजी वाइज चलेंगे, पेपर आपको सरप्राइज ना करे उसके लिए पता होना चाहिए आपको कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन से एक्ट से होगा, तो आप सरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं होंगे पेपर से। कि आपको हर क्वेश्चन में क्या लगता है, हर पेपर में पूरा कंपनीज एक्ट ही भरा हुआ है। वो इसलिए लगता है कि जो भी कोई नया क्वेश्चन शुरू करते हैं उसमें कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट के 2-2 क्वेश्चन, हर उसमें 2-2 क्वेश्चन। ऑप्शन में भी कौन सा क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट का। तो ये चीज ध्यान रखें, कंपनीज एक्ट डोमिनेटिंग पेपर है, क्योंकि पेपर का नाम ही सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो अदर लॉज तो आपकी ग्रिप में होनी चाहिए, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट आपका पूरा रीड आउट किया होना चाहिए। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताएंगे। पेपर पैटर्न पता होगा तो आप सरप्राइज नहीं होंगे और पजल नहीं होंगे पेपर के अंदर। इतनी स्ट्रेटेजीज को फॉलो कराइए, जो खुद को इंपॉर्टेंट लगते हैं वो भी देखिए।
90% चांसेस है कि आपको जो मैंने पेपर पैटर्न बताया 90 to 95% इंस्टीट्यूट से चेंज नहीं करेगा, तो आप इसी पैटर्न पे आपको पेपर दिख जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना है। पेपर में क्वेश्चन कैसे करें, क्या हमें सीक्वेंस वाइज करना जरूरी है कि फर्स्ट का ए फर्स्ट का भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी सीक्वेंसिंग रिक्वायर नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और सी पार्ट आता है बस, तो क्या मैं ए और सी पार्ट कर दूं? आंसर इज यस, ए और सी पार्ट करिए, कोई इशू नहीं है। क्या मैं यहीं से स्पेस छोड़ू क्या? नो, नो स्पेसिंग। नो स्पेसिंग इन द सेंस कि हमने क्या किया कि 2 टॉपिक कर दिए और 2 पेजेस छोड़ दिए बी और सी पार्ट के लिए, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अगर ए पार्ट कर लिया है ठीक है, पेज चेंज कर दीजिए, सी पार्ट करिए, पेज चेंज कर दीजिए। स्पेसिंग इन द सेंस सेम पेज में स्पेस नहीं, मतलब आगे आपको पन्ने नहीं छोड़ने कि मैं वापस आगे बी क्वेश्चन करूंगा, वापस आगे सी क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट का ए पार्ट किया एक पेज में, खत्म हो गया, सी पार्ट किया, खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज से आप सेकंड शुरू कर दीजिए। जो आपको आता है वो स्टार्ट कर दीजिए, बात खत्म, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आंसर नंबर आपको टॉप और मिडिल पे लिखना है। आंसर फर्स्ट ए पार्ट ये आपको टॉप पे लिखना है। अवॉइड करें कि आप ब्लू पेन से लिखिए कि मेरी तो राइटिंग अच्छी आती है, मैं तो जेल पेन से लिख के आऊंगा, वो सब चीजें छोड़ दीजिए। इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है ब्लैक पेन से लिखे, तो ब्लैक पेन से ही लिखे। इनकेस आपने ब्लू से लिख दिया, हालांकि कोई क्रॉसिंग नहीं, कोई कटिंग नहीं की जाती, इसके मार्क्स वगैरह भी नहीं कटते। इतनी टिप्स आप फॉलो कर जाइए। लॉ का पेपर आपका इसी पैटर्न पे दिखेगा, आपको सरप्राइज नहीं करेगा। इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, शॉक भी नहीं होंगे आप, और इतने सारे टॉपिक्स आप करके चले जाइए। बाकी नेक्स्ट जब लॉ का पेपर हो जाएगा आपका, तो उसकी क्या एनालिसिस है और उसके बाद टैक्स के पेपर में या कॉस्ट के पेपर में कैसे जाना है, नेक्स्ट कॉस्ट का होगा, तो वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।